1926 में विक्टर नाम का एक लंबा वेल ड्रेस्ड आदमी एल कैपोन से मिलने आया। कैपोन अपने टाइम का बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिससे सब डरते थे। विक्टर ने एक बहुत ही एलिगेंट एक्सेंट में कैपोन से कहा, सर अगर आप मुझे $50,000 देते हैं तो मैं उसे 60 दिन में आपके लिए डबल कर सकता हूँ। कैपोन को पहले विक्टर पे शक हुआ, लेकिन विक्टर में कुछ खास था, इसलिए कैपोन ने विक्टर से कहा, ठीक है, ये रहे $50,000 जो मुझे 60 दिन में डबल चाहिए। अगर पैसे डबल नहीं हुए तो अंजाम तुम जानते हो। विक्टर ने कहा, जी सर मुझे पता है, और ये कह के वो वहाँ से चला गया। विक्टर ने अगले 60 दिनों तक कोई एफर्ट नहीं किया उन $50,000 को डबल करने का। 60 दिन के बाद विक्टर कैपोन के पास वापस आया और कहा, मेरी अपॉलजीज एक्सेप्ट करें सर, बट मेरा प्लान फेल हो गया है और मैं आपके $50,000 को डबल नहीं कर पाया। कैपोन खड़ा हुआ और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देने लग गया कि विक्टर को किस नदी में फेंकना है ताकि वो मर जाए। लेकिन विक्टर ने अपनी जेब से $50,000 निकाले और कहा, सर ये रहे आपके $50,000। मैं अगेन शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके पैसे डबल नहीं कर पाया। इस पर कैपोन दोबारा से चेयर पे बैठ गया और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक कॉन आर्टिस्ट हो और धोखाधड़ी से पैसे कमाते हो। जब तुम यहाँ पर मुझसे $50,000 लेके गए थे तो मुझे पता था या तो मुझे $1,00,000 मिलेंगे या फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम मुझे दोबारा $50,000 दे रहे हो, तो इससे ये तो साफ है कि तुम एक ऑनेस्ट इंसान हो। ये लो $5,000 मेरी तरफ से, तुम यहाँ से जा सकते हो। विक्टर ने कैपोन से दोबारा से माफी मांगी और वहाँ से चला गया। एक्चुअल में विक्टर चालाक था और उसे पता था कि अगर वो किसी को अपनी ऑनेस्टी दिखाएगा तो वो उस पर विश्वास करेगा ही करेगा। एटलीस्ट कैपोन उसे मारेगा नहीं और विक्टर को $5,000 ही चाहिए थे, ना कि $50,000। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि चालाक आदमी सिलेक्टिव ऑनेस्टी दिखा के अपना काम निकलवा लेते हैं। इसलिए ये लॉ कहता है कि यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। नेक्स्ट लॉ कहता है ऑलवेज बी अनप्रेडिक्टेबल। 1972 में रशिया के बोरिस स्पासकी और यूएसए के बॉबी फिशर के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस मैच था। ये दोनों देश के बीच में एक ईगो का इशू भी था। यूएसए के बॉबी फिशर टाइम से मैच में नहीं पहुंचा। कभी उसे प्राइज मनी कम लग रही थी, कभी उसे मैच की लोकेशन ही पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं चल रहा था कि फिशर चेस मैच चाहता भी है या नहीं। स्पासकी पेशेंट था। उसने कहा, फिशर की मर्जी है, अगर वो मैच खेलना चाहे तो वो खेलेगा, अगर नहीं खेलना चाहे तो वो नहीं खेलेगा। अब जो इंसान सुसाइड करना चाहता है तो मर्जी तो उसी की होनी चाहिए ना। फिशर फाइनली मैच के दिन आ गया। उस दिन भी उसने बहुत ड्रामा किया। कभी उसे हॉल पसंद नहीं आया, कभी उसे वहाँ की लाइटिंग पसंद नहीं आई। पहला मैच पूरे टूर्नामेंट का काफी इंपॉर्टेंट मैच होता है और वो दोनों प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। फिशर ने गेम के शुरू में ही गलती कर दी थी और वो मैच हार गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि फिशर जानबूझकर हारा है या उसकी कोई और चाल है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की सेकंड गेम जब स्टार्ट हुई तो उस दिन फिशर गेम में ही लेट पहुंचा और उसे सेकंड गेम में हारा हुआ माना गया, जिसकी वजह से स्कोर 2-0 हो गया था। थर्ड गेम में फिशर ने दोबारा से बहुत ही अजीब सी मूव खेली जो उसने पहले कभी नहीं खेली थी, लेकिन इस बार वो बहुत फोकस था और स्पासकी को गेम में हरा दिया और उसने कहा कि मैं स्पासकी को अब बर्बाद करने वाला हूँ। स्पासकी एक के बाद एक गेम हारने लगा और 6th गेम हारने के बाद स्पासकी रोने लगा। स्पासकी को लगा जैसे फिशर उसे हिप्नोटाइज कर रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो फिशर की आंखों में नहीं देखेगा। 14th गेम में स्पासकी ने स्टाफ को बुलाया और कहा कि मेरे दिमाग के साथ खेला जा रहा है, शायद मेरे टेबल में जो ऑरेंज जूस है उसमें कुछ डाला गया है या फिर एयर में कोई केमिकल्स हैं। केजीबी अलर्ट में आ गई क्योंकि रशिया की बेइज्जती हो रही थी। चेयर्स को चेक किया गया, एक्सरेज लिए गए, केमिस्ट को बुलाया गया। ट्यूब लाइट में 2 मरी हुई मक्खियों के अलावा कुछ नहीं मिला। फाइनली सितंबर 2 को स्पासकी ने गेम से रिजाइन कर दिया और फिशर अनडिस्प्यूटेड चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ऑथर कहते हैं कि अगर हम बार बार एक ही तरह से बिहेव करेंगे तो लोग हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें लगेगा कि हम उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन अगर हम अनप्रेडिक्टेबल मैनर में काम करेंगे तो हमेशा पार हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट लॉ कहता है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्हें जर्मनी का आयरन चांसलर भी कहा जाता है, इन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था। ऑटो जब 32 साल के थे तो उन्होंने अपनी मूव खेलने के लिए किंग फ्रेडरिक विलियम 4 को चुना। वैसे ऑटो पर्सनली और पॉलिटिकली कभी भी किंग को पसंद नहीं करते थे क्योंकि किंग बहुत ही इनडिसाइसिव था और कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले सकता था। लेकिन फिर भी जब भी कोई डेप्यूटी किंग की गलत मूव को लेके उनसे बहस करता था या उन्हें रिडिक्यूल करता था तो ऑटो हमेशा किंग का ही साथ देते थे। ऑब्वियसली इसका फायदा ये हुआ कि ऑटो बिस्मार्क को 1851 में किंग के कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया गया। बार बार ऑटो ने किंग को आर्मी स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोर्स किया और लिबरल्स का साथ देने के लिए कहा और किंग हमेशा वैसा ही करते जैसे ऑटो बिस्मार्क बोलते। 1861 में जब किंग फ्रेडरिक की डेथ हो गई तो किंग का भाई विलियम राजा बना।
विलियम ऑटो को शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी जब वो किंग बना तो उसे वही डिफिकल्टीज आ रही थी अपने राज्य चलाने के लिए जो उसके भाई फ्रेडरिक को आ रही थी, इसीलिए उसने ऑटो को नहीं निकाला। अब क्योंकि ऑटो विलियम को भी उसके एनिमी से डिफेंड करता था, इसीलिए ना चाहते हुए किंग ने ऑटो बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और 1871 में ऑटो ने जर्मनी की यूनिफिकेशन करी, जैसे इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया की थी, और सारी पॉलिसीज और लॉज उसी के कहने से सेट होते थे। इन शॉर्ट ऑथर कहते हैं कि किंग विलियम ने ना चाहते हुए भी ऑटो बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया था क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट था। इसलिए जब तक हम पर कोई डिपेंडेंट है तो पावर हमारे पास है, वरना हो सकता था कि ऑटो को मरवा दिया जाता। नेक्स्ट लॉ कहता है व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैट। 433 बीसी में पेलोपनेशियन वॉर से जस्ट पहले कॉर्सायरा आइलैंड और ग्रीक सिटी में स्टेट ऑफ कोरिंथ लड़ने की कगार पर थे। दोनों को पता था कि एथेंस इन दोनों में से जिसका साथ देंगे वही जीतेगा, और इन दोनों में से जो जीतेगा वो दूसरे दुश्मन को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। कॉर्सायरा आइलैंड वाला एम्बेसडर पहले एथेंस राज्य में गया और उसने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पहले कभी भी किसी लड़ाई में एथेंस की मदद नहीं की थी। इनफैक्ट कई बार तो लड़ाई में उन्होंने एथेंस के दुश्मनों का साथ भी दिया था। कॉर्सायरा के एम्बेसडर ने कहा कि हम फिर भी आपसे मदद मांगने आए हैं। उसने कहा कि मैं अभी आपको सिर्फ एक चीज ऑफर कर सकता हूँ जिससे हम दोनों का फायदा हो। उसने कहा कि एथेंस की नेवी नंबर 1 पर है, लेकिन सेकंड नंबर पर कॉर्सायरा की नेवी है, और अगर एथेंस कॉर्सायरा का साथ देते हैं तो उन दोनों की नेवी स्पार्टा जैसी फोर्स से भी लड़ सकती है। इसके बाद कॉर्सायरा का एम्बेसडर वहां से चला गया। फिर कोरिंथ का एम्बेसडर एथेंस के पास आया और उसने वो सब कुछ एथेंस को गिनवाना स्टार्ट कर दिया जो पास्ट में कोरिंथ ने एथेंस के लिए किया था। कोरिंथ के एम्बेसडर ने कहा कि अगर एथेंस कॉर्सायरा का साथ देते हैं तो एथेंस के बाकी सारे अलाइज भी एथेंस पर शक करेंगे कि उन्होंने अपने पास्ट फ्रेंड कोरिंथ को धोखा दिया है। उसने कहा कि पास्ट में हमने आपके लिए जो भी किया है अब वक्त है कि आप उसे रीपे करें और अपनी दोस्ती भी हमें साबित करें। जानते हैं फाइनली कोरिंथ और कॉर्सायरा में से एथेंस ने किसका साथ दिया? वो था कॉर्सायरा, जिन्होंने पहले एथेंस की कभी मदद नहीं की थी। ऑथर कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल इंसान कभी भी पास्ट के कामों को नहीं देखता, वो सिर्फ फ्यूचर में उसे क्या फायदा होने वाला है वो देखता है। एथेंस ने कॉर्सायरा का साथ इसीलिए दिया क्योंकि कॉर्सायरा के एम्बेसडर ने एथेंस को अपॉर्चुनिटी दिखाई कि कैसे वो दोनों मिलकर स्पार्टन से भी लड़ सकते हैं, लेकिन कोरिंथ सिर्फ पास्ट के कामों को ही गिनाते रहे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हर कोई प्रैक्टिकल होता है और इसलिए बेटर यही है कि हम औरों को क्या फायदा दे सकते हैं उसे गिनवाएं, ना कि पिछले कामों को। 1883 में सर्बियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन की यूरोपियन डिवीजन में काम कर रहे थे। उस डिवीजन के प्लांट मैनेजर चार्ल्स बैचलर ने टेस्ला से कहा कि उसे अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए। टेस्ला ने चार्ल्स की बात मानी और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और वहां पर एडिसन से मिले। एडिसन टेस्ला को देखते ही समझ गए कि टेस्ला जीनियस है और उन्हें उसी वक्त नौकरी में रख लिया। टेस्ला एडिसन की कंपनी में हर रोज 18 घंटे काम करते थे और उन्होंने एडिसन के डायनेमोस के डिजाइन को भी इम्प्रूव किया था। फिर एक बार एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर टेस्ला उनके डायनेमोस को कम्प्लीटली रीडिजाइन कर सकते हैं तो वो उन्हें $50,000 देंगे। एडिसन जानते थे कि अगर वो काम ये खुद करेंगे तो उन्हें महीनों सालों लग जाएंगे, लेकिन टेस्ला ने इसे कुछ ही वक्त में कंप्लीट कर लिया। वो इस न्यूली डिजाइन डायनामो को एडिसन के पास लेके गए और अपनी प्राइज मनी मांगी, लेकिन एडिसन ने टेस्ला से कहा कौन सी प्राइज मनी यार, ये तो एक अमेरिकन जोक था, और इस इन्वेंशन का सारा क्रेडिट उन्होंने खुद ले लिया। ऑथर कहते हैं कि टेस्ला समझते थे कि साइंस में पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्हें पैसे और पब्लिसिटी चाहिए थी, और इसी बात का फायदा बहुत से लोगों ने उठाया और उनका सारा क्रेडिट ले लिया, और इतने बड़े इन्वेंटर टेस्ला बुढ़ापे में गरीबी में मरे। इसलिए ये लॉ कहता है गेट अदर्स टू डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, यानी औरों से काम करवाओ और खुद क्रेडिट ले लो। इससे लोग तुम्हें बहुत ही एफिशिएंट और प्रोडक्टिव समझेंगे, या फिर एटलीस्ट खुद का फायदा किसी और को न उठाने दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर में से 5 लॉज देखे हैं जो कहते हैं कि यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम, जिसमें हमने कॉन आर्टिस्ट और डॉन की कहानी देखी कि कैसे उस कॉन आर्टिस्ट ने इस रूल को यूज करके डॉन से भी $5,000 निकलवा ली। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑलवेज बी अनप्रेडिक्टेबल, जिसमें हमने स्पार्की और बॉबी फिशर के चेस मैच की स्टोरी देखी थी कि कैसे बॉबी फिशर स्पार्की के दिमाग से खेलता गया और फाइनली स्पार्की ने मैच से ही रिटायरमेंट ले ली और बॉबी फिशर चेस के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। नेक्स्ट था लर्न टू कीप द पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, जो कहता है कि अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है तो ना चाहते हुए भी
उसे आपकी बातें सुननी पड़ेगी और डिपेंडेंसी विल लीड टू पावर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। ये पॉइंट कहता है कि प्रैक्टिकल लोग हमारी पास्ट डीड्स को नहीं देखेंगे, बल्कि फ्यूचर में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं उसे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, जिसमें हमने टेस्ला और एडिसन की स्टोरी देखी थी कि कैसे एडिसन टेस्ला से काम करवाते रहे और खुद क्रेडिट लेते रहे। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी और आप इस बुक 48 लॉज ऑफ पावर की डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा फ्री में बुक समरीज आप सुन और पढ़ दोनों सकते हैं। साथ में इस एप्लीकेशन में आप मोटिवेशनल और नॉलेजेबल स्टोरीज भी सुन सकते हैं, जिससे हम औरों की नॉलेज से सीख के कम गलतियां करेंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।